बीसीसीएल के आईपीओ में 14 लॉट अप्लाई करने के बाद भी अलॉटमेंट ना मिलना के पीछे का जो रीज़न है वो काफ़ी शॉकिंग नहीं है, एक बहुत ही नॉर्मल सा रीज़न है और ये मैं आप लोगों की बदौलत ही मैं भी समझा हूँ। देखिए विद टाइम जैसे-जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में, थिंग्स आर गेटिंग चेंज्ड। पहले आईपीओस वगैरह में उतने लोग नहीं अप्लाई करते थे। शेयर होल्डर कोटा में प्रोपोर्शनेट बेसिस पे अलॉटमेंट मिलती है, मतलब कि अलॉटमेंट तो कंफर्म्ड मिलती है, लेकिन उसकी एक लिमिट है, वो लिमिट हद से भी ज्यादा है, क्योंकि प्रोपोर्शनेट का मतलब अलॉटमेंट तो कंफर्म्ड है, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी ज्यादा लोग सब्सक्राइब कर देंगे कि वो लिमिट भी कहीं ना कहीं ब्रीच हो जाएगी। ये काफी शॉकिंग था मेरे लिए भी। ठीक है, मतलब तो कि फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा पाया कि इतने जो आमतौर से इतिहास में आज तक हर बार फॉलो हुआ है कि मैं मतलब इतना मैं सीना ठोक के बोल रहा था कि 14 लॉट अप्लाई करो, एक लॉट तो कंफर्म्ड अलॉटमेंट मिलती है, क्योंकि आज तक वो जो लिमिट थी वो कभी ब्रीच नहीं हुई थी। यहाँ पर वो पहली बार हुई और उसके भी दो रीजन थे। पहली बात तो विद द टाइम मोर पीपल आर अप्लाइंग इन द आईपीओ। सेकेंडली शेयर होल्डर कोटा में कभी भी आई डोंट थिंक कि इतने छोटे साइज का आईपीओ आप लोग को देखने को मिला है। हाँ, आमतौर से कभी भी अगर शेयर होल्डर कोटा में आईपीओ आता है तो वो 6,000 करोड़, 10,000 करोड़ के, 15,000 करोड़ के बीच का इशू साइज होता है और मार्केट कैप आमतौर से ऐसी कंपनीज का 50,000 से 1 लाख करोड़ के बीच में मैंने देखा है। एग्जाम्पल के तौर पे रिसेंटली अभी यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक का आईपीओ आया था, आईसीआईसीआई उसका एएमसी का, तो वहां पे भी हम लोगों ने देखा कि 1.25 लाख करोड़ के आसपास के मार्केट कैप पे लिस्टिंग हुई थी और इशू साइज भी अच्छा खासा था। तो यहाँ पर वो चीजें थोड़ी सी गड़बड़ थी। मार्केट कैप सिर्फ 10,000 करोड़ के आसपास का था और उसके अलावा इशू साइज खाली 1,000 करोड़ का था। और रिटेल कैटेगरी तो नो डाउट यहाँ पर लगभग 350 करोड़ के आसपास की थी, लेकिन शेयर होल्डर कोटा जो कैटेगरी थी वो मुश्किल से 100 सीआर के आसपास रही होगी। और ये बहुत लोग, मतलब मैंने भी ये रियलाइज नहीं किया कि वो जो लिमिट थी वो इतनी आराम से ब्रीच हो जाएगी, क्योंकि पहले एक और बात थी। देखो, अभी भी है, लोगों को नहीं पता कि कैसे अप्लाई करना है कैसे नहीं करना है। ये तो बहुत सारे यूट्यूबर्स वगैरह हैं जो अब बताने लग गए हैं सही सही चीजें, गलत गलत भी बताते हैं सही भी बताते हैं। जो भी है इन्फॉर्मेशन तो आज के डेट पे काफी कस के स्प्रेड हो रही है। अब पहले लोगों को नहीं पता था कि शेयर होल्डर कोटा में अगर आप 14 लॉट अप्लाई करते हो तो आपको 1 लॉट की अलॉटमेंट कंफर्म मिलेगी। ये बात लोगों को पहले नहीं पता थी, लेकिन अब काफी सारे यूट्यूबर्स, जैसे मैं भी अपने वीडियोस में काफी हर बार मैंने बताया कि इफ यू अप्लाई 14 लॉट्स यू विल डेफिनेटली गेट 1 लॉट। तो अब उसको देखा देखी में आप में से आई थिंक मैक्सिमम लोगों ने मेरी बात मानी और लोगों ने अप्लाई किया और काफी लोगों को मिला भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिला है। बहुत सारे लोगों ने 14 लॉट के लिए अप्लाई किया था। यहाँ से देखो 14 लॉट के लिए अप्लाई किया था, रिटेल में भी एक मिल गई और शेयर होल्डर में भी 14 लॉट अप्लाई करने से 1 लॉट की अलॉटमेंट मिल गई। अब इनको नहीं भी मिली तो बहुत सारे लोगों को मिली भी है, बहुत सारे लोगों को नहीं भी मिली है, तो दोनों बातें हैं। तो जो रीजन था वो मैंने आई थिंक आप लोगों को क्लियर कर दिया होगा। अब आने वाले टाइम में देखते हैं कि शेयर होल्डर कोटा कितने बड़े साइज के होते हैं, अब से वो भी देखना पड़ेगा। आज तक तो वो चीजें डेटा मैं नहीं देखता था, बट अब वो भी एक बार कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितना बड़ा है यहाँ पर शेयर होल्डर कोटा, उसी हिसाब से फिर आगे। अच्छा, एक बात और, शेयर होल्डर कोटा चाहे जितना भी बड़ा हो चाहे जितना भी छोटा हो, यू नीड टू अप्लाई द मैक्सिमम लॉट फॉर गेटिंग द अलॉटमेंट, क्योंकि प्रोपोर्शनेट बेसिस में आप जितना ज्यादा अप्लाई करोगे उतनी ज्यादा की आप लोग को अलॉटमेंट मिलेगी। अलॉटमेंट चांसेस बढ़ेंगे ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, अभी भी मैं नहीं बोल रहा हूँ, जितना ज्यादा अप्लाई करोगे उतनी ज्यादा अलॉटमेंट मिलेगी। अब बस बात ये होती है कि वो अलॉटमेंट अगर आप लोग की डिवाइड होकर फ्रैक्शंस में चली जाएगी तो फिर आपका पट्टा कट जाएगा, जो इस आईपीओ में हुआ, इस आईपीओ में वही हुआ। ठीक है, तो अब खैर शेयर होल्डर कोटा की बात खत्म करते हैं, देखते हैं हम लोग आगे फ्यूचर में कि कैसे क्या चीजें रहेंगी। फिलहाल बीसीसीएल आईपीओ के बारे में अगर कुछ यहाँ पर किसी को जानना है तो मैंने पहले भी कवर किया था कि आप लोग को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, मार्केट बहुत ज्यादा ग्रीन नहीं है, रेडिश साइड में ही है। ओवरऑल पोर्टफोलियो डाउन है और पोर्टफोलियो में कोई इंक्रीमेंट भी आजकल नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये बात तो चलो हो गई यहाँ पर इसके बारे में। अब आईपीओ को होल्ड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, देखिए
जब लिफ्टिंग यहाँ पर हो रही थी 50% के आसपास, तो मैंने कहा था कि वहाँ पे हल्का-फुल्का अपसाइड का पोटेंशियल है। लगभग 20,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप चले जाना चाहिए। लिफ्टिंग एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छी हुई क्योंकि क्या कहते हैं, जीएमपी काफ़ी यहाँ पर बढ़ गई थी। ऑल्दो अभी भी जो रेवेन्यू है कंपनी का वो लगभग 14,000 करोड़ के आसपास का है। तो मैं यहाँ से भी जो लगभग 19,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, इसको मैं 25,000 करोड़ के आसपास का देखता हूँ। बट हाँ, एक बात माइंड में रखना कि कोल इंडिया जो पहले भी कंपनी लिस्टेड है, जो मेन कंपनी है यहाँ पर कोल इंडिया, वैल्यूएशंस उतनी ज़्यादा नहीं मिलती हैं। और 25,000 करोड़ का मार्केट कैप यहाँ से अगर आप लोग टारगेट वाइज भी देखेंगे तो कोई बहुत दूर नहीं है, 19,000 करोड़ के आसपास का अभी है। तो मैं थिंक मैक्सिमम 25% के आसपास का ही मैं आप लोग को यहाँ पर टारगेट देने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, जो लगभग भाई 25-30% के आसपास का। ऑल्दो एनी डे मैं ये भी बता दूं कि अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये सब रिसेंटली लिस्टेड कंपनीज बाय करने से बेटर है। बहुत सारी वैल्यू फॉर मनी कंपनीज आप लोग को सस्ते में मिल रही हैं, आप उनको बाय करिए, वो फार बेटर चॉइस रहने वाली है। एग्जाम्पल के तौर पे लोग डिक्सन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं, तो डिक्सन भी मैं भी कवर कर लेता हूँ। डिक्सन कवर करने से पहले अमेगी इंडिया का आईपीओ मार्केट में ओपन है, और ये आईपीओ आप लोगों का सॉरी मतलब ये क्लोज हो चुका है। इस आईपीओ की अलॉटमेंट वगैरह सब आप अभी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को दे देता हूँ। और कल शैडोफैक्स का भी आईपीओ मार्केट में ओपन होने वाला है। इस आईपीओ में भी आप लोग अप्लाई करना है नहीं करना है, ये भी बातें हम लोग मोटा मोटी यहाँ पर कर देंगे जीएमपी को माइंड में रखते हुए। वेल, एमएगी का जो आईपीओ था, इस आईपीओ की जो अलॉटमेंट है वो तो आई थिंक बाहर आ चुकी है, और जिनको भी यहाँ पर अलॉटमेंट मिली है, पहली बात तो मतलब अभी आई नहीं है, आज आनी है। अभी लगभग 6 बजे के आसपास मैं वीडियो बना रहा हूँ। इक्का दुक्का लोगों के शायद से पैसे कटना थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाएंगे, वरना मेजरली मान के चलिए रात में 10:30-11 बजे के आसपास अलॉटमेंट आप लोग को आउट होती हुई देखने के लिए मिल जाएगी, जो कि आप लोग MUFG पे चेकआउट कर पाएंगे। वेल, आई डोंट थिंक यहाँ पर बहुत से लोगों ने अप्लाई किया होगा, बट एनीवेज अगर किसी ने लाइक मैगी इंडिया के आईपीओ में अगर अप्लाई किया भी है, तो अब जीएमपी कोई बहुत ज़्यादा तो चल नहीं रही है, लगभग 5% के आसपास ही चल रही है। अब जो भी कुछ सोच समझ के आप लोगों ने अप्लाई किया हो, और ऑल्दो यहाँ पर जो अलॉटमेंट है वो कोई बहुत टिपिकल है नहीं मिलना। रिटेल कैटेगरी में आईपीओ कुछ बहुत ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब हुआ नहीं था, तो मोस्ट प्रोबेबली आप इजीली यहाँ पर अलॉटमेंट मिल जाएगी। मैं एग्जैक्ट अलॉटमेंट चांसेस की यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूँ। वेल, आईपीओ चाहे जैसा भी हो, जीएमपी के बिना हम लोग आईपीओ में अप्लाई नहीं करते हैं। अब 5% की जीएमपी चल रही है, और कहीं ना कहीं अगर मार्केट यहाँ पर कल खराब होती है तो जीएमपी में और भी डाउनफॉल आ सकता है, या यूँ कह लीजिए कि साइड वेव लिफ्टिंग हो सकती है। नेगेटिव लिफ्टिंग तो ऑब्वियसली बात है, मैं भी नहीं चाहूंगा इस आईपीओ की हो, अगर आप लोगों ने आईपीओ अप्लाई किया हुआ है तो। अदरवाइज मैंने इस आईपीओ में आप लोग को पहले आईपीओ लाइक अवॉइड कर सकते हैं, ज़्यादा बेटर यहाँ पर रहने वाला है, खासकर मार्केट बहुत खराब है। सेम चीज़ मैं यहाँ पे शैडोफैक्स में भी कहना चाहूँगा। देखिए, शैडोफैक्स का जो मार्केट कैप है वो लगभग 7,000 करोड़ के आसपास का है, और इशू साइज लगभग 2,000 करोड़ के आसपास का है। तो आईपीओ का साइज तो यहाँ पे डिसेंट है, मार्केट कैप छोटा है, लेकिन इतनी खराब मार्केट में अगर जीएमपी की आप बात करेंगे, जो कि अभी ऑलरेडी अभी से ही बहुत ज़्यादा नहीं चल रही है, लगभग 7% के आसपास ही चल रही है, और ऐसे में अगर कल या परसों में मार्केट में अगर फॉल आता है और कंटिन्यूएशन में मार्केट रेट रहती है, मैं ऐसा कह लेता हूँ, तो फिर आप लोग की जीएमपी लगातार 5% या 4% के आसपास भी आ सकती हैं। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप लोग अवॉइड कर सकते हैं, शैडोफैक्स को अवॉइड करिए। कोई नेसेसिटी नहीं है यहाँ पर, नेसेसरी नहीं है कि आप लोग इस आईपीओ में अप्लाई करिए और फालतू में रिस्क लीजिए। उससे बेटर है आप लोग को बहुत सारे शेयर्स इस समय डिस्काउंट में मिल रहे हैं, आप लोग वो कमेंट करिए तो मैं उनको कवर कर लूंगा। पहली बात तो अभी मैं आ जाता हूँ डिक्सन पे, तो आई होप कि शैडोफैक्स और मैगी की बात यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आप लोगों से डिक्सन के बारे में, तो कि लगातार डिक्सन के बारे में मुझसे यहाँ पर लोग पूछ रहे हैं, और कल्याण के बारे में भी बात पूछ रहे हैं। देखिए, डिक्सन मैंने पहली बात तो स्टॉक में कोई खराबी नहीं है, स्टॉक अपने आप में बेहतरीन है। एक नेगेटिव न्यूज आई थी जो कि आपको फॉलो करनी है। यू कांट ब्लेम एनीवन इफ यू आर हैविंग एनी n numbers of stock in your portfolio. You need to check, you need to read the articles every day at the end of the day, कि उस कंपनी में कुछ हुआ तो नहीं, कुछ अनाउंसमेंट तो नहीं हुई, उससे रिलेटेड कोई अनाउंसमेंट तो नहीं हुई। यू नीड टू कीप अ ट्रैक ऑन दिस, नो वन विल कीप अ ट्रैक ऑन दिस ऑन बिहाफ ऑफ यू। इफ यू डोंट हैव दिस मच ऑफ टाइम, यू कैन लीव द स्टॉक मार्केट एंड इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। मैं ये बात बहुत जेन्युइनली कह रहा हूँ, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस 18,000 रुपए के आसपास भी कुछ लोगों ने बाय किया है, मैंने तो कवर इसको 18,000 रुपए के आसपास नहीं किया था, 12,000, 13,000, 14,000 पे मैंने कवर किया था।
तो वहाँ कहीं अगर किसी ने बाय किया होगा तो वो जनरली वहाँ पर लॉस में होंगे। हाँ, वरना 18,000 रुपए के आस-पास बाय किया तो भी आप नुकसान में ही हो, बट फिर पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, आप ईज़िली प्रॉफ़िट में आ सकते हो। पहली बात तो 11,000 रुपए के आस-पास ये एक बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी स्टॉक हो जाता है और मैं ये बात बहुत कस के दिल से बोल रहा हूँ। 2025 में इन लोगों का रेवेन्यू प्रॉफ़िट आप देख सकते हो आसमान छू रहा है, जो कि बहुत बेहतरीन है और ये मुझे कहीं कम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। हाँ, अगर रिज़ल्ट कम आता है तो बात दूसरी रही, वरना मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये कम नहीं होने वाला है। बाकी 11,000 रुपए के आस-पास आप लोग एंट्री ले सकते हैं। डाउन साइड मेरे हिसाब से मैं यहाँ पर कुछ भी कमेंट नहीं करना चाहूँगा। लगभग मतलब 10,900 11,000 रुपए के आस-पास ही बस यहाँ पर है। इससे नीचे अगर निकलता है तो स्ट्रेट यहाँ पर ये मान के चलिए आप कि ये 8,500 रुपए के आस-पास का आ जाएगा। बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये इससे नीचे नहीं निकलना चाहिए। आर्टिकल्स वगैरह भी अगर आप लोग रीड करेंगे तो आई डोंट थिंक कि इसमें इस समय कोई मेजर न्यूज़ आ रही है। उधर बीच कुछ फ्रॉड की न्यूज़ यहाँ पर थोड़ी बहुत आई थी, वो भी वीवो के चक्कर में आई थी। आई थिंक वीवो या कुछ का लफड़ा हो गया था इन लोगों का, तो उस चक्कर में आई थी। अदरवाइज़ ये इस समय बहुत बेहतरीन स्टॉक है, लगभग 45% के आस-पास क्रैश हो चुका है अपने ऑल टाइम हाई से, तो प्लीज़ इसमें अगर आप एंट्री ले सकते हो तो एंट्री ले लो। नाउ एक बात को माइंड में मेकअप करके चलिएगा, आप इन्वेस्टिंग की मैं बात कर रहा हूँ, मैं ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है मतलब कि आज खरीदो और कल चाहते हुए 12,000 13,000 का हो जाए तो मत बाय करना। ये यहाँ से 18,000 रुपए वापस से जाएगा। मैं तो कह रहा हूँ यहाँ से ये 16,000 भी चला जाएगा ना अगर तो भी आप लोग मोटा-मोटी 50% प्रॉफिट में आ जाओगे। 1 साल का टारगेट रख के चलना 16,000 रुपए 18 की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। अपनी एक्सपेक्टेशंस को कम करिए। आप लोग की एक्सपेक्टेशन आसमान फाड़ रही है, वो गलत है। आपको दिक्कत होगी, मुझे दिक्कत नहीं होने वाली है। दिक्कत आपको होगी कि आपकी अब एक्सपेक्टेशन मीट अप नहीं करेगी। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखिए। 20% बहुत बढ़िया रिटर्न होता है साल का। मैं तो फिर भी 50% की बात कर रहा हूँ, बहुत बड़ी बातें कर रहा हूँ मैं भी यहाँ पर। ठीक है, तो स्टॉक बेहतरीन है, बाय किया जा सकता है। न्यूज़ वगैरह आप लोग को फॉलो करते रहना है, मुझे नीचे स्टॉक्स को कमेंट करते रहना, मैं इनको कवर करता रहूँगा। तो डिक्सन 11,000 रुपए पे बिल्कुल एंट्री ली जा सकती है। हो सकता है किस्मत खराब रहे, एंट्री लेने के बाद 10.5 का हो जाए, बट उसमें पैनिक मत करना। इसके बाद यहाँ पर आता है कल्याण ज्वेलर्स के बारे में। मैंने कल्याण ज्वेलर्स अभी बाय कराया था, लगभग 500 से 450 रुपए के बीच में मैंने बाय कराया था और इस समय लगभग के 450 रुपए के आसपास ही चल रहा है। बाय कराने के बाद ये 550 का भी गया था, मैंने इसको बाय कराया था पिछले महीने, वहाँ से ये लगभग 10% के आसपास बढ़ा भी था, 10-15% के आसपास बढ़ा भी था। लेकिन अभी ये जो मार्केट गिरी है पिछले 3-4 दिनों में, उसमें वापस से लगभग 530 रुपए से गिरता-गिरता 15% नीचे 450 रुपए के आसपास आ रहा है। 450 पे सपोर्ट है, 450 पे बाय किया जा सकता है। थोड़ा सेफ्टी के साथ बाय करना चाहते हो तो 460 465 के निकलने के बाद बाय करना, वरना हाँ 460 पे एक एसएल लगा के बाय कर लो। अगर 450 से नीचे निकलता है तो दिक्कत हो जाएगी, वरना 450 430 अब ये कोई रेंज है। मैं 450 कह रहा हूँ, हो सकता है 449 पे आए, आपका एसएल हिट मारे और फिर वहां से फिर नीचे ना जाए, फिर वो 449 से 500 चला जाए। ये एक रेंज है, मैं तभी कह रहा हूँ, मैं ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर तुम बहुत सारे लोग क्या करते हैं मेरी वीडियोस को एज अ ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो फिर वो रोते हैं। मैं ट्रेडिंग की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट की बातें कर रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट एक कल्याण ज्वेलर्स एक ब्रांड है, रातों रात भागने नहीं वाला है। मैं उस लेवल की बातें कर रहा हूँ, एक रेंज बता रहा हूँ, पॉइंट नहीं बता रहा हूँ। 450 पे एसएल लगा दो, यही होगा। फिर आप वो 445 पे आएगा, एसएल को हिट मारेगा, वहां से पलट के ऊपर चला जाएगा, फिर आप ले भी नहीं पाओगे, उल्टा 5 रुपए पर शेयर का नुकसान अलग कर लोगे। आई होप कि आप ये बात समझ रहे हो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो ये इसको भी अपने माइंड में रख के चलिएगा, वरना 450 रुपए के आसपास इसका एक सपोर्ट है। यहाँ से ही नीचे नहीं जाना चाहिए। चार्ट पैटर्न जिनको पढ़ना आता है वो ये बात खुद भी देख सकते हैं। और फिर गोल्ड के प्राइसेस अपने ऑल टाइम हाई पे रोज रोज क्रॉस कर ही रहे हैं और फिर वहां से स्टॉक कंपनी कोई खराब नहीं है। इसके अलावा रूट मोबाइल, रैडिको खेतान भी काफी लोग मुझसे पूछ चुके हैं, रैडिको खेतान में भी बोनस है। इतना नीचे ये आमतौर से आता नहीं है, वरना जब जब इसने लगभग 10% के आसपास का फॉल दिखाया है तो उस समय जिन्होंने भी बाय किया है उन्होंने मजे ही काटे हैं। तो 2800-2700 रुपए के आसपास मिल रहा है, बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। बहुत ही जेम स्टॉक है, जेम। हमेशा साल में 365 दिन अपने ऑल टाइम हाई के आसपास से ट्रेड करता है। इसके अलावा रूट मोबाइल 650 रुपए के आसपास लोग कवर कर रहे हैं, एग्जिट कर लीजिए।
पहली बार कोई स्टॉक मेरा लॉस में हुआ है तो वो रूट मोबाइल ही रहने वाला है। एग्जिट कर लीजिए, मैंने थोड़े दिन पहले भी वीडियो में कवर किया तो मैं फिर से कवर कर रहा हूँ, इसमें से एग्जिट कर दीजिए। अगर होल्ड कर सकते हैं तो होल्ड करिए, क्योंकि कंपनी खराब नहीं है, मैं अभी भी कह रहा हूँ कंपनी में कोई एज सच खराबी नहीं है। कंपनी खराब होती तो जो प्रॉफिट आ रहा है प्रॉफिट नहीं आता। प्रॉफिट आ रहा है तो कंपनी ठीक है, इट इज जस्ट दैट ये प्रमोटर है, ये अपनी स्टेक बढ़ा रहा है कहीं ना कहीं, मुझे पता है। ये इसीलिए कंपनी चल नहीं रही है, अदरवाइज कंपनी में कुछ खराबी अगर होती ना तो कंपनी इतनी जल्दी गिरती नहीं। और प्रमोटर की लगभग होल्डिंग भयंकर है, म्यूचुअल फंड की थोड़ी कम है। जहां रिटेल कम होगी म्यूचुअल फंड बढ़ेगा, कंपनी भागना स्टार्ट कर देगी। और बस यही एक दिक्कत है, अदरवाइज कंपनी में कोई खराबी नहीं है, बस पेशेंस की कमी है। अगर पेशेंस नहीं है तो फिर इसको एग्जिट कर जाओ। और पेशेंस नहीं है ना भाई तो फिर कुछ भी मत बाय करना, ना डिक्सन ना कल्याण ना रेडिको, कुछ भी मत बाय करना। अगर पेशेंस नहीं है तो मत बाय करना। 1 डेढ़ साल होल्ड करना चाहिए। रूट मोबाइल में वो गलती हुई है मुझसे, इसलिए मैं कह रहा हूँ लॉस बुक करना चाहो तो एग्जिट कर जाओ, अदरवाइज कंपनी ठीक है। और अपने अपने जो बच्चे कुछ स्टॉक्स हैं वो नीचे कमेंट कर दो, मैं कवर कर लूंगा। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, मिलता हूँ कल एक और नई वीडियो के साथ।